अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए 188 हिंदुओं को सीएए के तहत नागरिकता दी गई। अहमदाबाद में आयोजित समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 188 हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे। ये सभी हिंदू शरणार्थी गुजरात के मेहसाणा, वडोदरा, पाटन और मोरबी में रह रहे थे। नागरिकता पाने वाले सभी हिंदू 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे और उन्होंने सीएए के तहत नागरिकता पाने के लिए अप्लाई किया था। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, बल्कि ये शरणार्थियों को लीगल तरीके से भारत का नागरिक बनाने का कानून है। गृहमंत्री ने कहा कि दशकों तक पड़ोसी देशों ने प्रताड़ना झेलने के बाद भारत में शरण लेने वाले लोग अब सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकेंगे। इस मौके पर अमित शाह ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप भी लगाए। अमित शाह ने कहा कि तुष्टीकरण के चलते लाखों लोगों को नागरिकता से वंचित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि शरणार्थियों को सीएए से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो नागरिकता के लिए अप्लाई करें। गृहमंत्री ने भरोसा दिलाया कि शरणार्थियों की नौकरी छीनने या उनके घरों को तोड़ने की बातें सिर्फ विपक्ष का फैलाया हुआ एक एजेंडा भर है। मैं आज सीएए के बारे में थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूं। सीएए क्यों लाना पड़ा? किसी भी देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, मगर भारत का विभाजन आजादी लेते वक्त धर्म के आधार पर किया गया, और जब भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया तब भयानक दंगे हुए। स्वाभाविक था, उनको विजुलाइज नहीं कर पाए। अभी अभी 14 अगस्त को ही पूरे देश ने विभाजन विभीषिका दिन मनाने का काम किया है। भारत के करोड़ों लोग ये भूल नहीं सकते कितनी पारावार वेदना जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहते थे उनको सहन करनी पड़ी। हम नहीं भूल सकते। परिवार के परिवार उजड़ गए। करोड़ोंपति, अरबोंपति हमारे गांधी धाम में रोड पर आकर सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो गए। इससे ज्यादा अत्याचार पूरे दुनिया में कहीं नहीं। और उस वक्त विभाजन का फैसला तो किया, मगर जब ये परिणाम आने लगे, कांग्रेस के सभी नेताओं ने वादा किया था कि पड़ोसी देशों से जो शरणार्थी आते हैं, हिंदू आते हैं, बौद्ध आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। आपको भारत अपने यहां स्वागत करेगा। करना भी चाहिए था। बड़ा उचित निर्णय कांग्रेस के नेताओं ने लिया था, मगर जैसे जैसे चुनाव आया वो निर्णय से मुकरते गए। सन 47 में किया हुआ वादा, 48 में किया हुआ वादा, 50 में किया हुआ वादा, जवाहरलाल नेहरू ने किया हुआ वादा, महात्मा गांधी का आह्वान, वो सब भुला दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि इनको नागरिकता देंगे तो हमारी वोट बैंक नाराज हो जाएगी, और तुष्टीकरण के कारण ये लाखों करोड़ों लोगों को नागरिकता से वंचित। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई पाप। वो वहां से भाग कर आए, प्रताड़ना झेल कर आए, अपना परिवार कई लोगों ने गंवाया, कई माताओं बहनों के साथ अत्याचार किए गए, करोड़ों की संपत्ति छोड़कर आए, और यहाँ आए, यहाँ उनको नागरिकता भी नहीं। 47 से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक 47 से 19 और 19 से 24 ये यात्रा इस देश का इतिहास हमेशा याद रखेगा। हमने 2014 में वादा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला तो हम सीएए लाएंगे, और 2019 में हम सीएए लेकर आए। और करोड़ों हिंदू, करोड़ों जैन, बौद्ध, सिख जिनको न्याय नहीं मिला था, उनको न्याय देने की शुरुआत। मैं आज इस मंच से जिन जिन लोगों ने सरकारें चलाई उनको पूछना चाहता हूं, क्या दोष था इन लोगों का जो अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए आए, अपनी संपत्ति को, अपने धर्म को, अपने सम्मान को बचाने के लिए आए? वो क्यों भारत के नागरिक नहीं बन सकते?
एक और तो सीमा से आपने घुसपैठ कराई, करोड़ों घुसपैठियों को आने दिया, अवैध रूप से उनको नागरिक बना दिए, और जो कानून को मानते हैं, आपको एप्लीकेशन की, उनको कहते हैं कानून में इसकी जगह नहीं है। कानून लोगों के लिए होता है, कानून के लिए लोग नहीं होते हैं। हमने 2014 में वादा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला तो हम सीए लाएंगे, और 2019 में हम सीए लेकर आए। और करोड़ों हिंदू, करोड़ों जैन, बौद्ध, सिख, जिनको न्याय नहीं मिला था, उनको न्याय देने की शुरुआत की। गेगू जी नौंगनी सोडा में थरपार कर मिट्टी से हूँ। 2008 में आया हूँ। आज मेरे को परिणाम पत्र मिल रहा है। इसमें माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह गृह मंत्री के आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे को आज जैसे कि नवा जन्म में हमने ले लिया है इधर भारत में आके, हमारे को बहुत खुशी हो रही है। और मेरे साथ में मेरी लड़की है, इसका भी सिटीजन परिणाम पत्र हमारे को लेने का है। वहाँ पे किस कंडीशन में थे आप लोग, और यहाँ पे आपको किस तरह से लग रहा है कि अच्छा हम क्या कर पाओगे फ्यूचर के लिए, परिवार के लिए? हम परिवार भी, हमारी लड़का उधर पढ़ भी नहीं सकता था। अभी मेरी लड़की है, ये ग्रेजुएशन कर रही है। उधर लड़की लेडीज़ बाहर जाने में बहुत दिक्कत थी। हमारी वो सेफ्टी, उधर कोई सेफ्टी थी नहीं। तो गुजरात में 188 लोगों को अब भारतीय नागरिकता दी गई है, पहचान बदल गई। इन्हें कल तक शरणार्थी कहा जाता था, लेकिन अब सीएए के तहत इन्हें नागरिकता दी गई है, और उसके साथ ही अब ये शरणार्थी जिन्हें कल तक कहा जाता था, वो आज भारत के नागरिक बन गए। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं इस वक्त। मेरे साथ नेहरू लाल जी हैं, जो दिल्ली के जहांगीरपुरी में रहते हैं। अभी शरणार्थी के तौर पर वो दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द इनकी भी पहचान बदल जाएगी, क्योंकि इन्होंने भी सीएए के तहत भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई किया हुआ है। और मेरे साथ आर के मिश्रा साहब हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मिश्रा साहब, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। 188 लोगों को सीएए के तहत गुजरात में नागरिकता मिली है। जो कहा मोदी सरकार ने वो कर दिखाया। भ्रम फैलाने की कोशिशें बहुत हुई इस पर कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं। क्या हो रहा है वो सामने आज दिख गया। 188 लोग जिन्हें कल तक शरणार्थी के तौर पर पहचान थी, आज उन्हें एक नई पहचान मिल गई है। देश मिल गया है, अपना देश मिल गया है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपना अपना अनम्यूट कर लीजिए आप खुद को एक बार। जी, अब आ रही है आपकी आवाज। जी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूँ किसी भी सरकार की अगर इच्छा शक्ति अगर हो तो निश्चित तौर पर कोई भी असंभव कार्य आप कर सकते हैं। आपने देखा किस तरह से जो देश का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था, ये हम सब जानते हैं। 1947 हो या 1950 हो, गांधी जी जो राष्ट्रपिता हैं और नेहरू जी जिस समय उन्होंने वादा किया था ऐसे अल्पसंख्यकों का, जिसमें उन्होंने वादा किया था जो कि अगर पाकिस्तान में अगर बहुसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय है वहां पर अगर अल्पसंख्यकों को लगेगा उनके अधिकार का हनन हो रहा है, अगर वो चाहे भी तो अगर आकर के देश के अंदर में रहना चाहें तो निश्चित तौर पर उनको नागरिकता दी जानी चाहिए। लेकिन हम इन्हें यहाँ पर इतने वर्षों में हमने केवल यही देखा, जो अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स थी वो हमेशा से ही इस देश को नुकसान पहुंचाया और कहीं ना कहीं अधिकारों से वंचित भी किया। और ये आज हम देख रहे हैं जो कि जिस तरह से 2014 के बाद जो परिवर्तन आया है, जो अधिकार देने की बात आई है, निश्चित तौर पर हम ऐसे जो बदलाव की बात हम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा बदलाव है और ऐसे बदलाव की हम हमेशा से ही अपेक्षा कर रहे थे। और निश्चित तौर पर जो अधिकार देने की बात है वो हमने अधिकार दिया भी है। आज 188 का हुआ है, यही अगर प्रोसेस रहा तो फिर आगे भी हम देते रहेंगे ऐसी नागरिकता। तो हम बहुत चीज देख रहे हैं जो कि परिवर्तन अभी और होगा, इसमें हम लोगों को देखना चाहिए जो कि क्या क्या संभावनाएं बन रही है। लेकिन जो इंडी ब्लॉक है, मैं खास करके इसलिए नाम लेना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति करी और इस राजनीति से हमारे देश को लाभ नहीं हुआ बल्कि हानि हुई। आज अगर जिनको नागरिकता मिली है, अगर उनसे आप अगर पूछ लें तो वो परिवार इतना खुश है जो अगर हम अगर उनको पूछा जाए तो कहते हैं हम अपने देश में वापस आए।
लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कहां से राजनीति आती है और उनको फायदा क्या होता है। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया भी है और ऐसे फायदे उठा करके उन्होंने इतने बरसों तक शासन किया देश के अंदर में। तो मुझे लगता है जो कि ऐसे शासन का क्या काम जहां पर अधिकार से किसी चीज को वंचित किया जाए और जहां पर आप इस तरह की नीति लाते हैं, जहां पर आपने जो भ्रम फैलाने की कोशिश की, जो सीएए के अंदर में आपने देखा किस तरह से दिल्ली के अंदर में शाहीन बाग हो या देश के अनेक कोने में किस तरह से भ्रम फैलाया गया, उसमें मुझे लगता है जो कि हम नागरिकों को, हम जनता को जागरूक होने की जरूरत है और जागरूक होकर के ऐसे जो अगर सुधार है सीएए को निश्चित तौर पर स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, मैं नेहरू लाल जी के पास चलूंगा। नेहरू लाल जी, आपको भी उम्मीद बंधी होगी, आपने भी अप्लाई किया हुआ है भारत की नागरिकता के लिए। आप भी चाहते हैं कि जो पहचान अब तक आप लोगों के साथ चल रही है एक शरणार्थी के तौर पर, वो बदले और आप भी इस भारत देश के नागरिक कहलाएं। 188 लोगों को आज सीएए के तहत नागरिकता मिली है, आपको भी जाहिर तौर पर उम्मीद बंधी होगी, अब खुशी हो रही होगी। सर हमें तो बहुत खुशी हो रही है जी, मगर हम इतना कहना चाहते हैं सर कि जो भी हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे बांग्लादेश में हो चाहे पाकिस्तान में हो, जी, उसको एक शासक की तरह मत देखें। उसको क्या है कि वो पीड़ित हैं, वो बहुत दुखी हैं वहाँ पे। बिल्कुल, अगर उनकी जितनी सहायता करनी चाहिए वो करें। और मेरी तरफ से यही भी बात है कि 2014 से पहले नागरिकता दी जा रही है। 2016 में आए हुए, 2017, 2018, 2019 में जो भी आए हुए हैं उनको अभी नहीं मिल रही है, वो भी दुखी हैं। उनके पासपोर्ट खत्म हो चुके हैं, किसकी वीज़ा खत्म हो चुकी है, उसकी वीज़ा नहीं बढ़ रही है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को ये भी सहायता करनी चाहिए कि उनको भी नागरिकता दी जाए। आपने कब अप्लाई किया नागरिकता के लिए और कोई दिक्कत हुई कि नागरिकता के लिए अप्लाई करने में आपको सीए के तहत? नहीं सर, हमें तो दिक्कत नहीं हुई। हमने तो अभी एक महीना हुआ है अप्लाई कर दिया, हमारा सब काम ऑनलाइन कर दिया हमने, सब काम हो गया। हमारी तो वो इंक्वायरी भी हो चुकी है और हमें भरोसा है कि हमें नागरिकता मिलेगी। हम तो भारत के अंदर हैं, हमें ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। मगर जो हमारे पीड़ित पाकिस्तान के अंदर हिंदू भाई हैं, जो बांग्लादेश के अंदर अभी जो हुआ, बहुत दुख हुआ, सुन के भी बहुत दुख हुआ हमें। ऐसा हादसा कभी भी कहीं पे भी हमारे हिंदुओं के साथ हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। मोदी सरकार के इस प्रयास को, ये सीएए जो मोदी सरकार लेकर आई, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये आप लोगों के जीवन बदलने वाला कानून है? ये जीवन बदल देगा उन लोगों का जो कि पाकिस्तान में न जाने किन हालातों में रह रहे थे, फिर यहाँ आए, शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे, अब नागरिक बन जाएंगे? हाँ सर, अच्छा सोच किया। हमारे शरणार्थी हिंदू भाई आए हुए हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जहाँ से भी आए हुए हैं, मोदी सरकार ने अच्छा सोचा हमारे लिए और हमारे लिए बहुत बढ़िया काम किया कि हमें यहाँ नागरिकता मिलेगी और हमारे बच्चों को खुशहाली मिलेगी और हम यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, नौकरियाँ दिलवा सकेंगे, हम इज्जत से रह सकेंगे यहाँ पे। हमारे लिए बहुत अच्छा किया, हम इस बात से खुश हैं और धन्यवाद करते हैं हम भारत सरकार का। आपके साथ और कितने लोग थे जो उस वक्त पाकिस्तान से यहाँ हिंदुस्तान आए थे, वहाँ के जुल्मों सितम से परेशान थे? आपके साथ आपके घर में और कौन कौन है? हम तो आए थे, 380 लोग आए थे सर जी, एक साथ में। पासपोर्ट, वीज़ा सब कुछ था हमारे पास, उसके आधार पे आए थे जी। और 2013 में आए थे, 2011 में भी आए थे। 2011 में आए थे, मेरे चाचा जी थे, 150 लोग थे, उनको भी नागरिकता मिल रही है, सबके फॉर्म भरे हैं, नागरिकता मिल रही है। और भारत सरकार ने अच्छा किया, नागरिकता देने का जो निर्णय लिया है बहुत बढ़िया लिया है, हिंदुओं के लिए राहत हो जाएगी। किस तरह के जुल्म सितम पाकिस्तान में झेलने पड़ते थे? किस तरह से व्यवहार वहाँ पर रह रहे जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ होता था? सर वहाँ पे होता है, इतना होता है कि
क्या कहें, हमने तो 2013 से कहते कहते आए हैं, मगर वही बात होती है कि जहाँ पे भी धर्म की बात आती है तो सब एक तरफा हो जाता है। जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ सर, वो तो सबने देखा है, जहाँ पे भी धर्म की बात आती है तो वो टूट पड़ते हैं। बकाया जिंदगी वहाँ पे अच्छी नहीं गुजरती सर, हिंदुओं के लिए जिंदगी अच्छी नहीं है वहाँ पे। हाँ, जिंदगी अच्छी नहीं है अब वहाँ पे। आप बता रहे हैं ना कि नौकरी मिलती इतनी है, सारी ना इतनी चीजों पढ़ाई को होती है, जी। ना वहाँ पे कुछ नहीं। हाँ, इतनी सारी चीज़ों को आपने झेला, पाकिस्तान में रहकर असमानता भी आपने झेली। आप बता रहे हैं कि क्या बर्ताव हिंदुओं के साथ वहाँ पर किया जाता है। फिर आप हिंदुस्तान आए यहाँ पर, यहाँ आकर आपको ये पता चला कि मोदी सरकार एक ऐसा कानून लेकर आ रही है जो कि आप जैसे लोगों के लिए वरदान साबित होगा, जीवन बदल देगा। कैसा उस वक्त महसूस हुआ था आपको? हमने बहुत खुशियां करी थी सर, हमने तो लड्डू बांटे, मिठाइयाँ बांटी, हमने मोदी सरकार का बहुत धन्यवाद किया, भारत सरकार का धन्यवाद किया, हमें रखा। हम तो बहुत खुश हुए कि हमने अभी जन्म लिया है। जब नागरिकता हुई है तो हमने नया जन्म लिया है। यहाँ तक बात है सर। अब इस बात की खुशी होती है कि अब क्योंकि आपने अप्लाई किया हमारे नागरिकता बच्चे के लिए। खुश हुए, हमारी जी। महिलाएं खुश हुई। जी जी जी। अब आपने क्योंकि अप्लाई कर दिया भारत की नागरिकता के लिए, तो इस बात की खुशी है कि हाँ चलिए आने वाले वक्त में जो आप लोगों ने देखा है वो आप लोगों के बच्चे, आने वाली पीढ़ी अब नहीं देखेगी और खुद को गर्व से भारत का नागरिक कह पाएंगे। सर हम कह रहे हैं ना, हमने अभी जन्म लिया है। ऐसे तो मेरी उम्र 50 साल की है, मगर मैंने यूं समझो कि हमें आज नागरिकता मिली है, मिलेगी उस दिन हम जन्म लेंगे। नया जन्म होगा हमारा भारत में। ये हमें बहुत बहुत खुशी है, इसका कोई ठिकाना नहीं है सर। अच्छा, और ऐसे जब नागरिकता मिलती है तो एक उम्मीद और बंधती होगी कि देखिए इन लोगों को मिल गई, अब जल्दी हमारा भी नंबर आएगा। हाँ, पीछे भी हैं 2015 में आए हैं, 2018 में आए हैं, वो भी अपनी आशा लेके बैठे हैं कि हमें भी नागरिकता मिले और हम भी भारत के नागरिक बने। अच्छा, जब ये CAA को लेकर आई मोदी सरकार, और मंशा बिल्कुल साफ थी कि जो पीड़ित अल्पसंख्यक हैं हमारे पड़ोसी देशों में रहने वाले, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, उनको हिंदुस्तान में नागरिकता दी जाए, उनको हिंदुस्तान की सिटीजनशिप दी जाए। लेकिन हमने उस दौरान देखा कि विरोध भी बहुत हुआ इसका, विपक्ष ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। उस पर क्या कहेंगे? नहीं सर, उस पे देखिए वो वहाँ पे दुखी हैं, वो दुखी होके यहाँ पे आते हैं सर, तो उनको तो मिलनी चाहिए, नागरिकता मिलनी चाहिए। उनका हक कुछ न कुछ, वो हिंदू हैं तो उनको हक मिलना चाहिए। एक ही देश बचा है, इसके सिवा तो कोई और देश है नहीं जो हिंदू कहीं चला जाएगा। भारत देश एक ऐसा है कि हिंदू भाग के जहाँ पे भी पीड़ित होगा तो भारत देश में ही आएगा, और जगह तो जा नहीं सकता, और कोई देश तो है नहीं। आपको हमारा यही जी भारत सरकार से जी बोलिए विनती है कि जो भी वहाँ से जो हिंदू पीड़ित आ रहा है उनकी सहायता की जाए, उनको नागरिकता दी जाए, उनको कुछ यहाँ पे भारत में रखा जाए। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। नेहरू जी, मैं आपके पास आऊँगा, नेहरू लाल जी, और आपने चूंकि अप्लाई किया है और अब बहुत आप आशावादी हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि क्योंकि मोदी सरकार का ये वादा है कि जो भी अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या फिर अफगानिस्तान में, जो इस तरह से पीड़ित हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, और अपने उस वादे को मोदी सरकार निभा रही है। तो आपके साथ भी जो वादा है वो वादा भी बहुत जल्द पूरा होगा, इस बात की हम पूरी उम्मीद करते हैं। मेरे साथ RK मिश्रा साहब भी जुड़े हुए हैं। मिश्रा साहब, मैंने देखा इनके चेहरे पर वो खुशी, इनके शब्दों में भी वो खुशी झलक रही है, ये जानने के बाद कि 188 लोगों को मिल चुकी है नागरिकता, इन्होंने भी अप्लाई किया, इनको भी मिल जाएगी। सब कुछ ठीक है, तो फिर आपको क्या समझ में आता है कि विपक्ष के विरोध की क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए रोहित ये जी, बहुत सीधा सपाट था, इसका- मतलब इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई गार्ड थी, कहीं कोई उलझने वाला था। ये सीधे तौर पर समझ में आने वाली चीज थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं रोहित जी, मैं तो वही चीज कह रहा हूं, जो CAA की जो वास्तविकता है, ये कानून का जो उद्देश्य था, ये बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे आपने कहा, ये सीधा सपाट था, इसमें कहीं कोई इफ बट वाली बात ही नहीं थी कहीं।
और जो इसका उद्देश्य था, जो इसकी वास्तविकता थी, वो सबके सामने थी। फिर भी जो विपक्ष ने जो किया, जो पिछले हम लोगों ने देखा, जो 2 सालों से जिस तरह से इसके अंदर में जिस तरह का विरोध का एक अलग सी सुर यहाँ पर हमने देखा, जिस तरह से सोनिया गांधी जी सीए के लिए जो शाहीन बाग में उन्होंने इस तरह से आह्वान कर दिया था, जो कि हम लोगों को अब सड़क पर उतरना पड़ेगा। जो इस तरह की जो नैरेटिव जब होती है ना, तो ये देश के लिए खतरनाक होता है। या तो आप उस कानून के बारे में, या हो सकता है जो कि आपको समझ ना हो, या आप राजनीति इस तरह से कर रहे हैं, जैसे आपने देखा जो कि पिछला अभी जो चुनाव हुआ है आम सभा का, उसमें किस तरह से संविधान बदलने की बात हो रही थी, या हम देख रहे थे आरक्षण को नष्ट करने की बात हो रही थी। ये केवल विपक्ष का नैरेटिव सेट कर, और यही नैरेटिव कभी कभी क्या होता है, तो जनता में इस तरह से स्प्रेड करता है, जो कहीं ना कहीं वो हानि पहुंचाती है। तो चलिए ये ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है, तो पार्टी को अगर नुकसान भी हो रहा है तो अगला खुश हो रहा है। लेकिन जब देश को नुकसान होता है, जब वो जनता को नुकसान होता है, तब जाकर के ये मुझे लगता है ये बहुत ही गलत है। इसका उद्देश्य बिल्कुल सपाट था, इसकी वास्तविकता बिल्कुल सपाट थी। ये कानून इसलिए लाया गया था क्योंकि अल्पसंख्यकों के ऊपर में अगर कोई अत्याचार बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान के अंदर में हो रहा है, क्योंकि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, तो जब वहां पर अगर कोई अत्याचार हो रहा है और वहां पर से आने वाले अल्पसंख्यक अगर यहाँ आना चाहते हैं, उनको नागरिकता दी जाए। और ये हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता रहे हैं, उन्होंने ये वादे किए थे। इस तरह का वहां पर नोट्स भी है, हमने वो भी देखा है, नोट्स भी लिखा हुआ देखा है। और वो सारी चीजों के बाद जाकर के आप इस तरह से राजनीति करेंगे, जो कि देश को एक बांटने का फिर से प्रयास करेंगे। मुझे लगता है ये बहुत ही गलत है, और आगे इसका भविष्य सही नहीं है। क्योंकि हमने देखा है जो कि तुष्टीकरण से एक पार्टी को बहुत ही फायदा हुआ है, जो 70 मुझे लगता है 70 सालों के अंदर में, 78 सालों के अंदर में 50 साल तक उन्होंने शासन किया। और इसी विषय को लेकर के हमने देखा किस तरह से उनका शासन चल रहा था। और जहां पर आज तो चलिए सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का और या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना हो गया, इसलिए सबको समझ सब कुछ आ गई है। तो आप करना क्या चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, उसकी वास्तविकता क्या होती है, वो सब समझ में आ गया है। इसीलिए चलिए ठीक है, सबको समझ में आती है जनता को। लेकिन जहां पर ये चीज नहीं था, तो इसलिए आपने 50 सालों तक जनता को भ्रम में रखा और आपने शासन किया। आज वो जनता समझ चुकी है, क्योंकि सब कुछ जो विषय है वो सबके सामने में है। आज जिन परिवारों को नागरिकता मिली है, आप उनके चेहरे जाकर के देखिए, आज उनके घर में खुशियां देखिए किस तरह से बनी हुई है। तो क्या ये आपको नहीं करना चाहिए था? जो चीज आज से पहले हो जाना चाहिए था, आज 2014 के बाद जो करना पड़ रहा है, मुझे लगता है ये सब चीज को देखते हुए कम से कम आपको अभी भी अपनी नैतिकता अगर बची हुई है, तो इसके ऊपर में जरूर ध्यान दें। जो कानून बनाया गया है वो स्पष्ट रूप से आपको भी समझ होनी चाहिए, और अगर उसमें कोई डिमेरिट है, अगर कोई डेफिशिएंसी है, अगर कोई आपको लगता है इसमें कमी है, तो आप बैठ करके बात कर सकते हैं, न कि इस तरह से नैरेटिव फैलाने का प्रयास करें, जिससे जनता का भी नुकसान होगा और देश का भी भविष्य खतरे में पड़ जाए। जी रोहित। अभी नेहरू लाल जी जुड़े थे मेरे साथ, आपने सुना होगा मेरी और उनकी बातचीत को। अपने लिए तो खुश हैं, आशावादी भी हैं, मोदी जी का, मोदी सरकार का वो धन्यवाद भी दे रहे हैं कि हाँ इतना सोचा गया उनके लिए। लेकिन वो साथ ही साथ वो इस बात की भी उम्मीद करते हैं कि 2014 से पहले आने वाले लोग तो उसके दायरे में आए हैं, लेकिन वो मोदी सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि एक और अमेंडमेंट लाया जाएगा आगे, और इस दायरे को और बढ़ाया जाएगा, वास्ट किया जाएगा, ताकि बाकी और लोग जो हैं 2014 के बाद जो आए हैं 2015, 16, 17 में, वो भी शायद एक दिन भारत के नागरिक कहलाएं, उनकी भी पहचान शरणार्थी से हिंदुस्तानी की हो जाए। रोहित जी, आप इस सरकार की इच्छा शक्ति आपने 10 सालों में देखी। 2014 में भी आपने इच्छा शक्ति देखी है, आपने 2019 में भी देखा है। हमने सत्ता के लिए कभी भी किसी भी तरह के सुधार को हमने नहीं रोका। अगर जहां पे भी हमको लगा जो कि सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पर करनी जरूरत है, अगर सोशल वहां पर ऑपरेशन करने की जरूरत है, सामाजिक स्तर पर करने की जरूरत है या राजनीतिक स्तर पर, वो इच्छा शक्ति हमने दिखाई है। चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर में 370 की बात हो, चाहे सीएए की बात हो, या 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो, या आप देखेंगे ट्रिपल तलाक की बात हो, इस सरकार ने वो सारी इच्छा शक्ति दिखाई है 10 सालों के अंदर। और मुझे लगता है जो कि आने वाले समय में ये 2014 का, ये जो 2014 से पहले का जो सीएए की बात हो रही है कानून की, उसमें निश्चित तौर पर आगे देखेंगे इसमें और भी प्रोसेस आएगा और भी सुधार होंगे। अगर जहां पर जरूरत पड़ेगी निश्चित तौर पर उसमें किया जाएगा।
क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति ही आपको देश के का भविष्य तय करती है और निश्चित तौर पर ऐसे सुधार करने की बहुत आवश्यकता है, खास करके जहां पर हम देख रहे हैं जो कि एक जो इंडी ब्लॉक है वो आपने देखा जो किस तरह के सुधार का अड़चन जो बना हुआ है वो हमने सबने देखा हुआ है, किस तरह से एक सत्य को झूठ में परिवर्तित करके उसको फैलाने का प्रयास किया जा रहा है जनता के बीच में। कभी कभी हो सकता है जनता भी इसमें उस नैरेटिव में आ जाती है, मैं ये नहीं कहता हूं चाहे वो जनता मैं हूं या कोई और हो, तो उसमें आ जाती है, लेकिन वो देश के भविष्य के लिए खतरा है। हम लोग एक और विभाजन नहीं देख सकते देश के अंदर में, जैसे आप देखेंगे कैसे सेलेक्टिव अप्रोच होती है। रोहित जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अगर बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा है तो हमारे यहाँ के जो नेता हैं जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनके लिए वो सेलेक्टिव अप्रोच हो जाती है। नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर में हो रहा है तो हमें क्या मतलब है, लेकिन बांग्लादेश में जो घटना घट रही है वो हमारे यहाँ पर भी हो सकती है। इसके लिए हमारे सलमान खुर्शीद हो कांग्रेस के नेता या कोई अन्य नेता जो फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, कभी यहाँ पर भी होगा। इस तरह की संभावनाएं, इस तरह की आशंका क्यों? क्योंकि हमारा एक जीवंत लोकतांत्रिक देश है, इसके अंदर में आपको बोलने का अधिकार है तो क्या कुछ भी बोल लेंगे। इस तरह की बातें देश के लिए खतरा पैदा करती है और ऐसे आदमियों से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, देश को सावधान रहने की जरूरत है। आगे अगर कोई और भी सुधार करने की जरूरत होगी रोहित जी, तो निश्चित तौर पर उसको सुधार किया जाएगा। और ऐसे अल्पसंख्यकों को जहां पर धार्मिक रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, वहां पर उनको अवहेलना झेलनी पड़ी है, तो निश्चित तौर पर ऐसे सुधार किए जाएंगे और आगे भी इसमें जो प्रक्रिया है वो आगे उस पर में सरकार बिल्कुल। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा स्पीड अप किया जाएगा इस प्रोसेस को, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है ऐसे लोगों की और उनका इंतजार भी बहुत लंबा है, आपने देखा भी है। अब इन्हीं को देखिए 10 साल हो गए हैं लेकिन अब आशान्वित हैं, 11 साल हो गए यहाँ आए हुए, अभी तक शरणार्थी के तौर पर पहचान है। थोड़ा सा स्पीड अप होगी प्रोसेस तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जल्दी हिंदुस्तान के नागरिक बन पाएंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप रोहित जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो इसमें और गति लाने की जरूरत है। हमने देखा है जो कि जहां पर भी हमने कोई भी अगर लूपहोल रही है, कोई कानून में कोई कमजोरी रही है, कानून को सशक्त बनाने की जरूरत रही है, तो हमने उनको का सुधार किया है और इसको और गति प्रदान करने के लिए सरकार को जो भी बन पड़ेगा वो करेगी। आपने देखा जो कि तीसरे कार्यकाल का जब हमारा शुरुआत यहाँ पर अभी चुनाव के बाद हमने किया, तो उस समय में जिस तरह से भले ही आंकड़े दूसरे तरीके के आए, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति में अभी भी कोई कमी नहीं। सुधार की गुंजाइश होगी, सुधार करेंगे, गति लाने का प्रयास होगा, गति लाएंगे, और भी अगर कोई बेहतर करने की आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित तौर पर हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आर के मिश्रा साहब आपका साथ में जुड़ने के लिए। और अब बात